मैं मनोज, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज की व्याख्यान माला की अगली कड़ी में पीछे की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भवानी प्रसाद मिश्र रचित गीत फरोश कविता पर चर्चा की जाएगी। आप सभी को मालूम है कि ये कविता स्नातक तृतीय खंड के तृतीय पत्र के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। इस कविता पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने विगत व्याख्यान में कविता के संदर्भ के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम में कवि अपने आप को बाजार की मूल्यों से टकराता है और उसी टकराहट के बीच से ये कविता उत्पन्न होती है। उसी क्रम में हम लोगों ने कबीर की चर्चा की थी कि मध्यकाल में बाजार कला के विरुद्ध नहीं था। अगर कला के विरुद्ध रहता तो जरूर उन लोगों की कविताओं में बाजार से संघर्ष की, बाजार से टकराहट की बेचैनी अभिव्यक्त हुई रहती। हाँ, वहाँ सत्ता से संघर्ष था, सत्ता के केंद्रों से संघर्ष था। सत्ता के केंद्र कविता में कविता की स्वतंत्रता को सीमित करते थे। इसलिए कुंभन दास की वो भी एक पंक्ति है कि संतन को कहाँ सिकरू छोका, आवत जायत पनहैया छूटे बिसर गयो हरि नाम। कि संतन अर्थात कवि को सीकरी से, सत्ता के केंद्र से संपर्क नहीं होना चाहिए। इस तरह की कविता इस बात की परिचायक है कि सत्ता से नज़दीकी कवि के कवित्व को सीमित करती है। दूसरे अर्थों में कहें कि कवि के स्वतंत्रता को सीमित करती है। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर देखें तो आप पाएंगे कि कविता की कवितापन वहीं पर अच्छी तरह से स्वाभाविक रूप से सामने आई है, जहाँ पर कवि के पर किसी तरह का हस्तक्षेप न हो, अंकुश न हो। विषय से के चुनाव से लेकर उसकी अभिव्यक्ति तक पूरी तरह कवि स्वतंत्र रहेगा, तभी कविता में कवितापन आएगा और कविता कालजयी होगी। आदिकालीन कविताओं को अगर ध्यान दें तो वहाँ भी सत्ता और कविता के बीच एक सामंजस्य था। इसलिए उसमें कविता की में स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। लेकिन अचानक उसके बाद जब भक्ति काल आता है तो सत्ता और कविता के बीच दूरी बढ़ जाती है। एक तरह से कहें कि कविता सत्ता से स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होती है। इसलिए इसी कारण भक्ति काल की कविताओं को स्वर्ण युग के दायरे में रखा जाता है। काल आगे बढ़ता है, रीति काल में हम लोग देखते हैं कि कविता फिर सत्ता के करीब आ गई। दरबारी संस्कृति, राजाओं के दरबार में कविता सीमित हो गई। इस कारण उस समय की कविता में कलात्मकता तो है,
लेकिन जो स्वच्छंदता चाहिए कविता के लिए जरूरी है, वो स्वच्छंदता रीतिकालीन कविता में नहीं मिलती है। तो मध्यकालीन कविता पर गौर करें तो सत्ता से कविता संघर्ष करती थी, बाजार से उसका संघर्ष नहीं था। इसलिए कबीर भी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा लिया अपना यो चले हमारे साथ। कविता स्वतंत्र होने के लिए बाजार में आती है, घर को छोड़कर बाजार में आती है। और कबीर आह्वान करते हैं कि आप घर को छोड़कर बाजार में आए और हमारे साथ चलें। लेकिन आधुनिकता के आगमन के साथ, पूंजीवाद के प्रसार के साथ कविता की स्थिति, कवि की स्थिति बदलती है और कवि उस पूंजीवादी समाज में, उस पूंजीवादी बाजार में अपने आप को खोजता है, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और ये गीत फरोश कविता उस शुरुआती दौर की कविता है जब कवि और बाजार के बीच संघर्ष चल रहा था। कवि अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था। और ये भवानी प्रसाद की ये कविता उस पूंजीवादी व्यवस्था, बाजार से कला के संघर्ष को अभिव्यक्त करती है। कवि की मजबूरी है कि वो रचेगा तो समाज के लिए रचेगा, खुद के लिए नहीं रचेगा। और कवि की दूसरी भी मजबूरी है कि उसको जीना है, जीने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा आए कैसे? वो बेचना नहीं चाहता है, लेकिन बेचे बिना गुजारा भी नहीं चल सकता। और इसी द्वंद्व के बीच ये कविता फूटती है, ये कविता सामने आती है। कवि बेचना भी नहीं चाहता और बेचना मजबूरी भी है। और अपने इस कर्म को, इस बेचने के कर्म को एक तरह से प्रमाणित करता नजर आता है कवि, उसके पक्ष में तर्क भी देता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता की भूमिका में पीछे विगत व्याख्यान में मैंने उसकी चर्चा की थी कि उनको ये गीत फरोश लिखने के पीछे की बेचैनी को उन्होंने स्पष्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मैं पैसे को महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित करा देता। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने कलकत्ते में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। ये पीड़ा, बेचने की पीड़ा। अब तो बाजार है, सब कुछ बिकने के लिए तैयार है। अभी बेचने का, भावनाओं को बेचना, कला को बेचना का आरंभ उसी दौर में शुरू हुआ था। कला बेचने के लिए नहीं होती, अभी तक की परंपरा में यही मान्यता थी। लेकिन अब तो बाजार इतना हावी हो गया है कि अब सब कुछ बिकता है। जब कला को बेचने का आरंभ हुआ था, उस दौर में कवि पहली बार कला को
अपनी कला को बेच रहा है तो स्वाभाविक है बेचना और खरीदना कला के विरुद्ध है, क्योंकि कला की स्वाभाविक और स्वतंत्र सत्ता होती है। जहाँ बेचना और खरीदना आ गया तो साथ में यह भी आएगा कि वही लिखा जाए जो बिक जाए, वो ना लिखा जाए जो बिके नहीं। ये विषय के चुनाव को प्रभावित करने लगेगा। इसी को लेकर कवि चिंतित है और इसी चिंता के साथ वो अपनी कविता को अभिव्यक्त करता है। आगे की पंक्तियां आप सुने कि जी और गीत भी दिखलाता हूँ, कभी फेरी वाले की तरह। फेरी वाला जैसे अपने सामानों के विशिष्टता को, सामानों की गुणवत्ता को अभिव्यक्त करता है, झूठ मूठ कर उसे बढ़ा चढ़ा कर अभिव्यक्त करता है, उसी लहजे में अपने गीत, अपनी कला को वो बाजार के बीच रखते हैं और कहते हैं कि जी और गीत भी दिखा, और अभी तक जो मैंने गीत दिखाए आपके सामने, गीत वस्तु के रूप में प्रस्तुत किए, तो आपको अच्छा नहीं लगे तो अभी जाइए मत, मेरे पास और भी है जी, और गीत भी है दिखलाता हूँ जी, सुनना चाहे आप तो गाता हूँ जी, छंद और बेछंद पसंद करें। आप छंद से बंधे हुए पसंद करें या बेछंद पसंद करें जी, अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो शाश्वत रहें, हमेशा जीवित रहें। मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो अभी रचे अभी मर जाएं। ये व्यंग है ना, बुरा मानने की इसमें क्या बात। मैं पास रखे हूँ कलम और दावात, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूं, जो नए नए चाहिए नहीं गए लिख दूं, जो बीता हुआ है वो भी लिख दूं। इन दिनों के दोहरा है कभी धंधा, है दोनों चीजें व्यस्त, कलम और कंधा। कितना आपने अपने समय की स्थिति पर व्यंग किया है कवि कि इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा, ये दोनों चीजें व्यस्त, कलम और कंधा। कुछ घंटे लिखने के, कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। ये गीत बेचने की प्रक्रिया और उसकी स्वीकारोक्ति एक अजीब तरह की टीस पैदा करती है और इस समाज पर, इस व्यवस्था पर व्यंग करती है। कविता आगे बढ़ती है कि जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यह गीत पित्त का है, यह बादी का। कुछ और डिजाइन भी हैं ये इल्मी, यह लीजे चलती हैं, ये लीजे चलती चीज नई फिल्मी। यह सोच समझ कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी की इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, जी भीतर जाकर पूछाइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। इस कविता की अंतिम 3 पंक्तियां कवि की विवशता पर को रूपायित करती हैं। इस ऐसे समाज में ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो चुका है जिसमें कवि
क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कवि स्वीकार करता है कि मैं इन परिस्थितियों से इस समाज में हार चुका हूँ, बेचने के लिए विवश हूँ, अच्छा नहीं लगता है। मैं जानता हूँ कि है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। मैं समझता हूँ कि ये कर्म पाप कर्म है, लेकिन क्या करूँ, विवशता है, पेट की आग है, उसे भी बुझाना जरूरी है। इस सब कुछ ये हम लोगों ने ऐसा समाज बना दिया है कि उस समाज में बिना खरीदे बिना बेचे किसी का काम नहीं चल सकता है। ये बेहतर समाज के लिए कतई अच्छा नहीं है, ये स्वस्थ समाज के लिए ये कतई अच्छा नहीं है। कभी इस कविता के माध्यम से अपने समय के समाज के में हो रहे बदलावों के प्रति लोगों को सचेत करना चाहता है कि हम वैसे समाज की ओर अग्रसर हैं, वैसे समाज निर्माण की ओर अग्रसर हैं जहाँ पर पैसा महत्वपूर्ण होते जा रहा है। मनुष्य की संवेदनाएं, मनुष्य का उसमें कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। कविता उस आगे के भविष्य के लिए लोगों को सचेत करती है। धन्यवाद। अब अगले व्याख्यान में दूसरे विषयों पर चर्चा की जाएगी।